वन क्लास 12th फिजिक्स में अच्छा चैप्टर है प्रतिवर्ती धारा। हम लोग ने अब तक जो सर्किट्स पढ़े हैं, जितनी भी हमने विद्युत के बारे में चैप्टर्स पढ़े हैं, उसमें हम लोगों ने डिस्ट धारा का प्रयोग किया, डिस्ट डीसी करंट। और अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, जो एसी करंट होती है। इसे एसी धारा भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। और हमारे यहाँ जो घर में सप्लाई आती है वो सब एसी सप्लाई होती है। जो आपके सेल और बैटरी पे जो सप्लाई होती है वो डीसी सप्लाई होती है। घर में आप इन्वर्टर देखते हैं, इन्वर्टर में जो बैटरी होती है वो आपको डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराती है, और इन्वर्टर उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आपके जो अप्लायंसेस हैं उनको एसी में वर्क कराता है। क्योंकि आपके जो अप्लायंसेस होते हैं घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो सब एसी में सप्लाई एसी में वर्क करने के लिए बने हुए होते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है प्रतिवर्ती विभव तथा प्रतिवर्ती धारा। क्या होता है प्रतिवर्ती धारा और विभव? तो ऐसा विभव जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं और आयाम नियत रहता है, प्रतिवर्ती विभव या धारा कहलाते हैं। प्रतिवर्ती ऑल्टरनेटिंग चेंजिंग है, मतलब चेंज होता रहता है, टाइम पे डिपेंड करता है करंट और वोल्टेज। ये देखिए एक्सप्रेशंस में जो वी है वो डिपेंड कर रहा है ओमेगा टी पे, और टी क्या है? टाइम। और आई इजगल टू इसी तरीके से आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें जो वी नॉट है आई नॉट है ये आपके उच्चतम मान होते हैं, और साइन ओमेगा टी साइन का फंक्शन आप जानते हैं, साइनोसॉइडल फंक्शन होता है। और ओमेगा यहाँ पे आपकी जो ओमेगा टी है आपकी फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंस ये चेंज होते रहते हैं इसलिए हमें इसके औसत मान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए प्रतिवर्ती धारक का औसत मान यूज़ किया जाता है। औसत मान निकालने के लिए जैसे आपने सांख्यिकी में सीखा होगा औसत निकालते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी औसत निकाल लिया जाता है। 0 से T/2 टाइम तक के लिए निकाला गया है। तो अर्थ चक्कर में जो आई मीन की वैल्यू आ रही है वो 2I0/पाई आती है। तो ये होती है इनकी मीन वैल्यूज़। इसके बाद प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान भी निकाला जाता है। आरएमएस वैल्यू कहते हैं इसे, IRMS या VRMS। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आपको धारा का वर्ग करते हैं, वर्ग करके फिर उसका औसत निकालते हैं, औसत का फिर वर्गमूल ले लेते हैं। तो रूट रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर करेंगे फिर मीन लेंगे और फिर रूट ले लेंगे उसका। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर किया गया है, और स्क्वायर के बाद उसका मीन निकाला गया है। मीन निकालने का वही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फंक्शन बन गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 - cos 2 ओमेगा टी/2 में कन्वर्ट कर लिया ट्रिग्नोमेट्री से, और इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद जो लिमिट अप्लाई करने पे हमें I0² मिल रहा है। आखिर में क्या करना होता है इसका, आपको स्क्वायर रूट लेना होता है, तो स्क्वायर रूट लेंगे आप। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी I0/√2। नाउ दिस I0/√2 ये जो है आपकी, ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है एसी सप्लाई के करंट की। तो प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को प्रवाही मान या आभासी मान भी कहते हैं। इसी प्रकार से आप VRMS भी निकाल सकते हैं, जो V0/√2 आएगा। क्योंकि दोनों ही साइन के फंक्शन होते हैं इसलिए वैल्यू सेम आती है, जस्ट वहाँ पे I0 की यहाँ पे क्या आ जाएगा? V0। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रेजिस्टेंस। अगर हमने पर्टिकुलर सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लिया हो और एसी सप्लाई अप्लाई कर दें तो उस पर क्या व्यवहार होगा उसका? तो किरचॉफ के नियम लगाते हैं इस लूप में। तो आप देख सकते हैं केवल एक यहाँ वोल्टेज है V, और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है IR। तो V - IR = 0। तो इसको अगर हम जानते हैं V की वैल्यू V0/sin ओमेगा टी है, तो R अपॉन में, तो V0/R हमने इसको लिख लिया I0। तो हो गया I = I0 sin ओमेगा टी। तो इस तरीके से हमने जो वोल्टेज थी उसके लिए हमें करंट निकाली, तो करंट भी हमारी कैसी आई? साइनोसॉइडल। एक्सक्यूज मी। तो इसमें साइनोसॉइडल फंक्शन में आई है करंट, यानी करंट भी क्या होती है? प्रतिवर्ती हो जाती है अगर आप उस पर प्रतिवर्ती विभव अप्लाई करते हैं। संधारित्र पर एसी वोल्टता। अब संधारित्र पर अगर हम एसी सप्लाई अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? देखिए अभी प्रतिरोध था, अब उसके यहाँ पे आ चुका है संधारित्र, खाली संधारित्र। संधारित्र के केस में आप जानते हैं Q = CV फॉर्मूला होता है, तो उससे V = Q/C हो जाएगा। V = Q/C, और V की वैल्यू आप जानते हैं क्या है इसमें? V0 sin ओमेगा टी जो अपने अप्लाई कर रखी है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों को इक्वेट कर सकते हैं तो Q = CV0 sin ओमेगा टी बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि धारा का मान होता है dQ/dt। आवेश परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? धारा। तो इसके फॉर्मूले से हम यहाँ पे I = dQ/dt हुआ। इसके बाद क्या किया? Q की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, उसका अवकलन कर दिया। अवकलन करने पे आपको मिल गया ये, और फिर ओमेगा सी को और उसके अपॉन में ले गए, तो यहाँ पे बन गया I = I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। कॉस ओमेगा टी को हम sin 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा को ट्रिग्नोमेट्री से किया ये। तो इस तरीके से जो I0 की वैल्यू है वो आपने मान ली V0/1/ओमेगा सी, और परिपथ में विभव और धारा के समीकरणों का मान आ गया है ये। इन जो मान आए हैं, समीकरणें आई हैं, इनसे स्पष्ट है कि जो धारा है वो फेज में आगे है विभव से। कितना आगे है? π/2। देखिए फेज में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको π/2 का दिखाई दे रहा है।
तो इसी चीज़ की बात यहाँ पे की गई है, अग्रगामी है वो। और संबंध दिया हुआ है यहाँ पे, जो पीक वैल्यू है आई नॉट की, वो होती है वी नॉट 1/ओमेगा सी। जहाँ पे 1/ओमेगा सी है, ये एक प्रतिरोध के तुल्य होता है, तो इसे संधारित्र की प्रतिघात कहते हैं, या धारतीय प्रतिघात भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू हो गई XC/1/ओमेगा सी। XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं, इसको 2πf में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है और एफ होती है फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे प्रतिरोधी धारा की आवृत्ति हो जाती है। तो कुल मिला के हमें ज्ञान होता है कि जो एक्सी है वो फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी उतना एक्सी कम हो जाएगा। तो अगर आप अपने सर्किट में हम लोग अगर संधारित्र यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर धारती प्रतिघात ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो दिष्ट धारा के लिए एफ क्या होता है, 0। उस केस में जो एक्सी होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या हो जाती है, अनंत। एक दोलन पूरा करने में उसे अनंत समय लगता है। तो ये है आज के टॉपिक जो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर मुलाकात होती है आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।